नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं हाल के सबसे बड़े डिजिटल पायरेसी केस में से एक के बारे में। एक ऐसा केस जो बहुत ही ज्यादा पेचीदा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे एक अकेला आदमी एक ऐसा पायरेसी का साम्राज्य खड़ा कर सकता है जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री को हिला कर रख दे। यही वो सवाल था जो जांच करने वालों के सामने भी था। 21,000। जरा सोचिए, ये है उन फिल्मों की संख्या जो इस नेटवर्क पर होस्ट की गई थी। और हम सिर्फ एक इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे। टॉलीवुड, बॉलीवुड, हॉलीवुड सब शामिल थीं। और कमाल की बात यह है कि कई फिल्में तो रिलीज होने के कुछ ही घंटों में लीक हो जाती थीं। और ये नंबर 50 लाख। हर महीने करीब 50 लाख लोग इस नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे और शायद उन्हें पता भी नहीं था कि उनका पर्सनल डेटा इकट्ठा किया जा रहा है और उसे खतरे में डाला जा रहा है। ये कोई ऐसी वैसी वेबसाइट नहीं थी। ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एक ग्लोबल ऑपरेशन था। मतलब इसके सर्वर दुनिया के अलग अलग देशों में थे और इसे इस तरह से डिजाइन किया गया था कि इसे बंद करना लगभग नामुमकिन हो। तो फिर इतने बड़े ऑपरेशन के पीछे आखिर था कौन? चलिए जानते हैं उस आदमी के बारे में जो ये सब चला रहा था। पुलिस के मुताबिक इस सब के पीछे जो मुख्य शख्स था उसका नाम है इम्मादी रवि। वो एक कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट है और बताया जाता है कि टेक्निकली बहुत ही ज्यादा काबिल है। अब यहाँ चीजें और दिलचस्प हो जाती हैं। ये सिर्फ एक कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट की कहानी नहीं है। सोचिए, इसके सर्वर्स अमेरिका, नीदरलैंड्स और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में थे। और तो और उसके पास सेंट किट्स और नेविस की नागरिकता भी थी। मतलब उसे ट्रैक करना और भी मुश्किल बना दिया गया था। पैसों का मकसद तो साफ था ही, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि इस सब के पीछे एक पर्सनल वजह भी हो सकती है। शायद परिवार में हुए किसी अपमान का बदला। चलिए अब जरा इस ऑपरेशन की बनावट को समझते हैं। ये पूरा सिस्टम आखिर तकनीकी और फाइनेंशियल तौर पर काम कैसे करता था। स्ट्रैटेजी बहुत ही सीधी लेकिन कमाल की थी। धोखा और डुप्लीकेसी। मतलब अधिकारियों और इंटरनेट ब्लॉक से बचने के लिए 110 से भी ज्यादा डोमेन नेम और करीब 65 मिरर साइट्स का एक पूरा जाल बिछा रखा था। ये सब एक साथ चलते थे। अगर एक साइट बंद होती तो फौरन दूसरी उसकी जगह ले लेती। और यहीं पर असली बिजनेस मॉडल सामने आता है, जो सिर्फ फिल्मों के बारे में नहीं था। देखिए, पहले मुफ्त फिल्में दिखाकर ढेर सारे लोगों को अपनी साइट पर लाया जाता था। फिर उस सारे ट्रैफिक को ऑनलाइन बेटिंग यानी सट्टेबाजी की साइट्स पर भेज दिया जाता था। असली पैसा तो वहां से आ रहा था। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा फर्क है, जो दिखता था और जो असल में था। लोगों को क्या दिखता था? मुफ्त फिल्मों की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी। लेकिन असल में क्या हो रहा था? पैसा कमाया जा रहा था बैटिंग एड से। लोगों को लगता था ये एक सिंपल स्ट्रीमिंग साइट है, पर असल में ये बड़े पैमाने पर उनका डेटा इकट्ठा कर रही थी। बाहर से ये एक गुमनाम प्लेटफॉर्म लगता था, लेकिन अंदर से ये करीब 20 करोड़ रुपए का एक पूरा ऑपरेशन था। तो इस पूरे ऑपरेशन को चलाने के लिए पैसा दो मुख्य जगहों से आ रहा था। एक तो सट्टेबाजी का प्रमोशन और दूसरा यूजर्स के डेटा का इस्तेमाल। ये दोनों ही कमाई के बड़े जाविये थे, जिससे ये सिर्फ पायरेसी नहीं बल्कि एक दोहरा खतरा बन गया था। अब सवाल ये है कि इतने पेचीदा जाल को बिछाने वाले तक कानून के हाथ आखिर पहुंचे कैसे? इसका ब्रेक थ्रू तब मिला जब हैदराबाद पुलिस की साइबर क्राइम सेल ने रवि को गिरफ्तार कर लिया और यहीं से इस पूरे नेटवर्क को खत्म करने की शुरुआत हुई। और जो सबूत जब्त हुए वो इस ऑपरेशन के साइज के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। सोचिए, 3 करोड़ रुपए कैश, कई हार्ड डिस्क, लैपटॉप, डेटा स्टोरेज डिवाइस और तो और इस अवैध कमाई से खरीदी गई प्रॉपर्टीज के कागजात भी मिले। इससे साफ है कि ये एक बहुत ही मुनाफे वाला और अच्छी तरह से प्लान किया गया ऑपरेशन था। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई, गिरफ्तारी हुई, फिर शुरुआती पूछताछ के लिए कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस कस्टडी दी। उसके बाद जांच जारी रखने के लिए उसे 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया गया। और अब जांच का दायरा और भी बढ़ गया है, जिसमें पैसों के लेन देन और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की भी पड़ताल हो रही है। रवि पर कई संगीन आरोप लगाए गए हैं, जैसे कि आईटी एक्ट, कॉपीराइट एक्ट और फॉरेनर्स एक्ट के तहत। और अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसे 3 से 7 साल तक की जेल हो सकती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मामला कितना गंभीर है। तो अब सवाल ये है कि ये केस इतना जरूरी क्यों है? चलिए थोड़ा पीछे हटकर देखते हैं कि इस पूरी कार्रवाई का असल मतलब क्या है। ये सिर्फ एक वेबसाइट के बंद होने की बात नहीं है। आई बॉम्मा का केस आज के डिजिटल क्राइम की दुनिया के बारे में एक बहुत बड़ी चेतावनी है। इस पूरे मामले से कुछ बहुत जरूरी बातें सामने आती हैं।
पहली कि डिजिटल पायरेसी अब कोई छोटी मोटी चोरी नहीं बल्कि एक ग्लोबल और बहुत ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस है। दूसरी कि जो फ्री सर्विसेज हमें मिलती हैं उनकी कीमत अक्सर हमारे पर्सनल डेटा से वसूली जाती है। तीसरी बात, पायरेसी अक्सर जुए जैसी दूसरी गैरकानूनी गतिविधियों से भी जुड़ी होती है। और आखिर में इससे फिल्म इंडस्ट्री को जो नुकसान होता है वो बहुत बहुत बड़ा है। जाहिर है फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है। चिरंजीवी और एस राजामौली जैसे बड़े नामों ने इसे फिल्मों की सुरक्षा के लिए एक बड़ी जीत बताया है। पायरेसी के खिलाफ ये एक लंबी लड़ाई में एक अहम पड़ाव है। लेकिन केस को अंजाम तक पहुंचाना इतना आसान नहीं होगा। प्रोसिक्यूशन के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। जैसे पैसों का पता लगाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो ऑफशोर अकाउंट्स और क्रिप्टो वॉलेट्स के जरिए इधर-उधर किया गया है। फिर क्योंकि सर्वर अलग-अलग देशों में हैं तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत पड़ेगी। और सबसे बड़ी चुनौती ये साबित करना है कि इस पूरे विकेंद्रीकृत नेटवर्क के हर हिस्से को एक ही व्यक्ति कंट्रोल कर रहा था। तो एक नेटवर्क तो बंद हो गया, एक बड़ा खिलाड़ी पकड़ा गया। लेकिन यह हम एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाता है। ऐसे और कितने नेटवर्क अभी भी चल रहे हैं? डिजिटल पायरेसी के खिलाफ ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, शायद अभी तो शुरू हुई है।